हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परचम। जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपको टू द पॉइंट हिस्ट्री सीरीज़ कवर कराई है और अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री पे बेस्ड कुछ एमसीक्यू देख रहे हैं। ये सेकंड पार्ट है। इसके पहले पार्ट में मैंने आपको स्टोन एज, इसके अलावा आपका जो इंडस वैली सिविलाइजेशन और कैलकुलिथिक कल्चर का जो क्वेश्चंस था वो वहाँ पे कराया है। आज सेकंड वीडियो में हम वैदिक पीरियड, महाजनपद, जैनिज्म और बुद्धिज्म पे डिस्कशन करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे एंड थर्ड पार्ट में रिमेनिंग बचे हुए पोर्शंस के क्वेश्चन करेंगे। इसी तरीके से फिर हम मीडिवल के क्वेश्चंस देख लेंगे और हम मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लेंगे। बात समझ में आई? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेरे साथ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करना। देखते हैं कितना तैयारी आपका है। आप डिटेल वीडियोज़ भी देख सकते हो और यूट्यूब पे है, और टू द पॉइंट वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वैदिक टेक्स्ट द टर्म वर्ण इज फाउंड रिफर टू फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये जो वर्ण सिस्टम है वो पहली बार वर्ण शब्द कहाँ पर इस्तेमाल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा, वर्ण शब्द का इस्तेमाल फर्स्ट टाइम ऋग्वेद में देखने को मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में। आप सभी को तो पता होगा ही कि ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल हैं। 10 मंडल है, तो 10वें मंडल में ऋग्वेद के आपको वर्ण शब्द पहली बार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। टोटल 10 मंडल आपको देखने को मिलेंगे और जो 10वां मंडल है वो फेमस है पुरुष सूक्त के लिए, और पुरुष सूक्त में ही आपको चारों वर्ण के बारे में बताया गया है। थर्ड मंडल के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है, थर्ड मंडल को कंपोज किसने किया है? विश्वामित्र ने किया है। और थर्ड मंडल जो है वो गॉडेस सावित्री को समर्पित है। और थर्ड मंडल में ही आपको गायत्री मंत्र भी देखने को मिल जाएगा। तो गायत्री मंत्र आपको ऋग्वेद के थर्ड मंडल से मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद को जो पढ़ने वाला पर्सन होता है, जो प्रीस्ट होते हैं, उनको होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाला जो प्रीस्ट होता है उसे हम होत्र कहते हैं। इसके अलावा ऋग्वेद में सबसे अधिक बार किस रिवर का चर्चा है? तो आंसर हो जाएगा इंडस या फिर सिंधु रिवर के बारे में सबसे ज्यादा बार चर्चा की गई है ऋग्वेद में। और सबसे होली रिवर, सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद के अकॉर्डिंगली क्या है? ऋग्वेद में किसको मेंशन किया गया है? तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी बताई गई है, होली रिवर बताई गई है। ये जो स्लाइड है ना, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्लाइड का आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और पीडीएफ भी ले सकते हो वेबसाइट से। ठीक है, परचम की वेबसाइट पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो इंद्र की चर्चा 250 टाइम्स है। 250 बार जिक्र जो किया गया है वो इंद्र का है। अगर हम ऋग्वेदिक पीरियड में बात करते तो सबसे जो पॉपुलर गॉड थे उस समय वो इंद्र थे। इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। ठीक है, किलों को तोड़ने वाला भी कहा गया है। सेकंड कौन थे? अग्नि 200 बार चर्चा की गई है ऋग्वेद में। नेक्स्ट सोमदेव 144 टाइम्स। फिर जन, सबसे छोटा, यहाँ पे जो जन की बात हुई है, 275 टाइम्स। वर्ण शब्द का इस्तेमाल 23 टाइम्स किया गया है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो टर्म है वो 33 टाइम्स यूज किए गए हैं। काऊ, जैसा कि मैंने कहा, काऊ बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगन्या कहा जाता था। 176 टाइम काऊ की चर्चा की गई है। हॉर्स के बारे में 215 बार लिखा गया है। यमुना रिवर की जिक्र 3 बार है और गंगा रिवर का जिक्र केवल 1 बार आपको देखने को मिलेगा, वो भी 10वें मंडल में। ठीक है, अगर आप इसी टॉपिक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, प्रीलिम से लेकर मेंस तक की तैयारी करना चाहते हैं, इसके अलावा स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करना चाहते हैं कि आने वाले एग्जाम में हिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन आपसे रह ना जाए, तो आप हिस्ट्री का ये कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि टारगेट करते हुए डिज़ाइन किया गया है 2024 के लिए। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री मिलेगी, विथ पीवाईक्यूज मिलेगा। इसके अलावा जनवरी से जो लाइव डाउट सेशंस हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगे। आप फुल कोर्स भी ले सकते हैं और इंडिविजुअल कोर्सेज को भी परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर परचम एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां से भी आप इन कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करें आगे के क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द फेमस डायलॉग बिटवीन नचिकेत एंड यम इज मेंशन इन। तो नचिकेत और यम के जो डायलॉग है, उनके जो बीच की बातचीत है, वो कहाँ पर मेंशन है? तो देखिएगा, जैसे कि वेद जो है उन्हें नित्य कहा जाता है। वेद को हम क्या कहते हैं? अपौरुष या फिर नित्य कहा जाता है। ऐसा बोला जाता है कि जो वेद हैं वो किसी इंसान ने नहीं लिखे हैं, डायरेक्टली भगवान की ही जो बातें हैं, बोली गई बातें वेद में है, इसलिए इसे अपौरुष कहा जाता है। वेद जो है वो संस्कृत लैंग्वेज में, और हर किसी को इतना कठिन शब्द समझना
बहुत मुश्किल है। तो वेदों को समझने के लिए, वेदों को समझने के लिए कि जैसे कि वेदों में क्या कौन सा मंत्र है, किस मंत्र का इस्तेमाल किस यज्ञ में करना है, किस भगवान के लिए कौन से मंत्र इस्तेमाल होने चाहिए एटसेट्रा। तो वेदों का जो एक सारांश कह सकते हैं, उनको समझने के लिए जो तैयार किए गए हैं वो है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण बेसिकली बिल्कुल जैसे कि हमारा इंडेक्स होता है, इंडेक्स में कहाँ पे कौन सी चीजें हैं, वैसे ब्राह्मण भी एक वेदों का इंडेक्स है। और चीजों को सिंप्लीफाई करके, वेदों की जो चीजें हैं उनको सिंप्लीफाई करके कहाँ पर लिखा है? ब्राह्मण में लिखा है। ब्राह्मण के बाद होते हैं उपनिषद। ब्राह्मण के बाद क्या होते हैं? उपनिषद होते हैं। उपनिषद मतलब आओ बैठो, मेरे पास आके बैठो। तो गुरु और शिष्य मतलब स्टूडेंट और उनका जो स्टूडेंट और टीचर है, उनके बीच का जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है वो आपके उपनिषदों में लिखा हुआ है। मतलब वेद बन चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, वेदों का जो लास्ट पोर्शन है वो उपनिषद है। बेसिकली अब चर्चा ये हो रही है कि जैसे कि स्टूडेंट ने पूछा आत्मा क्या होती है, मरने के बाद क्या होता है, तो टीचर आंसर कर रहा है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट और टीचर की कम्युनिकेशन है, जो इनका डिस्कशन है या डिबेट है, वो चीज़ें आपको उपनिषद में देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण और उपनिषदों को तैयार किया है। हर एक वेद के अपने कुछ ब्राह्मण हैं, हर एक वेद के अपने कुछ उपनिषद हैं। वैसे यहाँ पे जो उपनिषद है कठोर उपनिषद, तो कठोपनिषद जो है उसमें नचिकेता और यम के बीच का जो कन्वर्सेशन हो रहा है वो आपको मेंशन मिलेगा, ऑप्शन बी। और जो कठोपनिषद है वो यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है, हर एक वेद 4 वेद हैं, चारों वेद के अपने अपने ब्राह्मण हैं, चारों वेद के अपने अपने उपनिषद हैं, चारों वेद के अपने अपने उपवेद हैं। समझ में आया? वेदों को समझने की एक तरकीब है बेसिकली। तो आपका जो यजुर्वेद है जिसमें बेसिकली मंत्रों के बारे में, किस तरीके से यज्ञ या सेक्रीफाइसेस करने हैं, यज्ञ को कैसे परफॉर्म करना है, मंत्र कैसे यूज करने हैं, वो सारी बातें आपको यजुर्वेद में देखने को मिलती है। यजुर्वेद को हम बुक ऑफ रिचुअल्स भी कहते हैं। ठीक है, यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है उसका नाम है सतपथ ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम क्या है? सतपथ ब्राह्मण। मतलब यजुर्वेद को पढ़ने के लिए, समझने के लिए जो आप इंडेक्स यूज करोगे वो आप सतपथ ब्राह्मण इस्तेमाल करोगे। और सतपथ ब्राह्मण में आपको लॉर्ड राम, भगवान राम की चर्चा देखने को मिलेगी। ठीक है, जैसे कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को आपने होत्र कहा था, वैसे यजुर्वेद के जो प्रीस्ट होते हैं उनको अधर्व्यू कहा जाता है। ठीक है, यजुर्वेद के ईशा उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, कठोपनिषद और मैत्रेय उपनिषद हैं। और यही जो कठोपनिषद है इसमें ही आपको नचिकेता और यम के बीच की कन्वर्सेशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है गोपद ब्राह्मण किससे एसोसिएटेड है? तो अथर्ववेद का एक लौता ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण। अथर्ववेद से रिलेशन है किसका? गोपद ब्राह्मण से। ठीक है, ऑप्शन बी। अथर्ववेद चारों वेदों में सबसे बाद में, लगभग 600 से लेकर 700 BC के आसपास जो है वो अथर्ववेद को लिखा गया। अथर्ववेद सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि अथर्ववेद में जो हमारी सराउंडिंग में जो चीजें हैं, जो डेली लाइफ की चीजें हैं, तंत्र मंत्र, जादू टोना, हमारी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन, वो सारी चीजें अथर्ववेद में है। जैसे कि सूखा पड़ गया, फसल हुई नहीं, क्या करें, कौन सा यज्ञ कर लें, फसल खराब हो गई, कीड़े लग गए, कौन सा यज्ञ कर लें, शादी नहीं हो रही, कौन सा यज्ञ कर लें। मतलब जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स होती है ना, उनका क्या सोल्यूशन है वो आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। और अथर्व ऋषि के द्वारा इसे लिखा गया है। क्लियर रहती चीजें? अथर्ववेद में हमको पहली बार काशी के बारे में इंफॉर्मेशन अथर्ववेद से मिलती है। अथर्ववेद में एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है। अथर्ववेद में कहा गया है कि सभा और समिति जो है वो प्रजापति की पुत्रियां हैं, प्रजापति की डॉटर है सभा और समिति। ये बात कहाँ पे कही गई है? अथर्ववेद में लिखी गई है। ठीक है, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। अथर्ववेद के जो मैजिकल फॉर्मूला के लिए जाना जाता है, और 3 इंपॉर्टेंट उपनिषद है इसके, मुंडोक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और प्रसन्ना उपनिषद। ये जो मुंडोक उपनिषद है यहीं से हमने लिया है सत्यमेव जयते। और ये जो मांडुक्य उपनिषद है ये सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट उपनिषद है। चारों वेदों का सबसे छोटा जो उपनिषद है वो कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्राह्मण टेक्स्ट बिलोंग टू द ऋग्वेद? ऋग्वेद से कौन सा ब्राह्मण वेद बिलोंग करता है? तो आप बिल्कुल अब तो आंसर को एलिमिनेट कर पा रहे होगे। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण है गोपद ब्राह्मण। यजुर्वेद से रिलेटेड है आपका सतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण निकल गया। अब बचा कौन? ऐत्रेय ब्राह्मण। तो ऐत्रेय ब्राह्मण का रिलेशन किससे है? आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से है। ऐत्रेय ब्राह्मण
और कौशिकी ब्राह्मण, इन दोनों का रिलेशन आपको जो है वो ऋग्वेद से देखने को मिलेगा। ऐत्रेय ब्राह्मण जो है उसको लिखा किसने है? महिदास के द्वारा लिखा गया है और इनकी जो माता थी ऐत्रा, उनके नाम पे इसका नाम ऐत्रेय ब्राह्मण पड़ा। और यहाँ पे समुद्र की चर्चा मिलती है, मतलब आर्यंस जो वैदिक पीरियड के जो लोग थे वो समुद्र को जानते थे, वो इंडियन ओशन और अरेबियन सी को जानते थे। ऐसी इंफॉर्मेशन हमको ऐत्रेय ब्राह्मण से देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर अमंग द फॉलोइंग रिफर एज मातेतमा, देवीतमा एंड नदीतमा, मतलब सबसे होली रिवर के बारे में बात हो रही है, सरस्वती, ऑप्शन सी। द फेमस बैटल ऑफ 10 किंग्स, 10 राग युद्ध जिसे हम कहते हैं, वो किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो आंसर हो जाएगा रावी नदी। और एंशिएंट समय में रावी नदी को कहा जाता था पर्युषणी। तो पर्युषणी रिवर के किनारे बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई। ठीक है, एक तरफ भरत क्लेन के राजा थे, भरत क्लेन के जो किंग थे, और बाकी तरफ मतलब 10 और राजा थे। तो टोटल इस तरीके से पूरा युद्ध लड़ा गया, जिसमें भरत क्लेन के जो राजा थे उनका यहाँ पे जीत होती है। और इन्हीं भरत क्लेन के नाम पे ही हमारे देश का नाम भारत देखने को मिलता है। भरत क्लेन के जो राजा थे उनका नाम था सुदास। अच्छा, ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? तो ऋग्वेद का जो 7th नंबर का मंडल है, ऋग्वेद का जो 7वें नंबर का मंडल है, 7th मंडल, वहां से हमको जानकारी मिलती है अबाउट द बैटल ऑफ द 10 किंग्स, जो कि लड़ी गई थी पर्युषणी रिवर मतलब रावी नदी के किनारे। डन? ओके, नेक्स्ट है, Which of the following Buddhist texts describe 16 महाजनपद? तो 16 महाजनपद के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? 2 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट आप याद रखेंगे। पहला है आपका आगुंतर निकाय। आगुंतर निकाय जो है वो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और वहाँ से हमें 16 महाजनपद के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सेकेंड है आपका भगवती सूत्र। भगवती सूत्र जो है वो जैन टेक्स्ट है और वहाँ से भी हमको महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पढ़नी की अष्टाध्यायी से भी हमको कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द महाजनपद देखने को मिलती है। और संगम लिटरेचर का एक वर्क है जिसका नाम है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम से भी हमको 16 महाजनपद की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ अंग महाजनपद? अंग महाजनपद की कैपिटल क्या थी? तो आंसर हो जाएगा चंपा। चंपा, अंग चंपा। ओके, ऑप्शन ए। अंग महाजनपद की कैपिटल थी चंपा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है। अंग महाजनपद जो था इसके बारे में महाभारत में और अथर्ववेद में हमको मेंशन मिलता है। कहाँ पे मेंशन मिलता है? अथर्ववेद में और महाभारत में मेंशन मिलता है। ये जो अंग महाजनपद था ये गंगा और मालिनी रिवर के किनारे सिचुएटेड था। गंगा एंड मालिनी रिवर के किनारे आपको देखने को मिलेगा। और जो आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है वहाँ से भी हमको अंग महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है कि वहाँ से ट्रेडिंग वगैरह किए जाती थी। और प्रेजेंट डे अगर देखें तो बिहार और वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, बिहार और वेस्ट बंगाल के जो एरिया है उसमें आपको अंग जनपद देखने को मिलेगा। चंपा जो थी इसकी कैपिटल थी। चंपा क्या थी? इसकी कैपिटल थी। ठीक है, नेक्स्ट है, विच महाजनपद रूलर वॉज प्रसन्नजीत? प्रसन्नजीत किस महाजनपद के राजा थे? तो आंसर हो जाएगा प्रसन्नजीत जो राजा थे वो थे कौशल के। ऑप्शन डी, कौशल। कौशल की कैपिटल श्रावस्ती थी जो कि वर्तमान के ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको मिल जाएगी। मॉडर्न जो एरिया है अभी आज का अवध उत्तर प्रदेश, वहां पे सतपथ ब्राह्मण में हमें कौशल महाजनपद की इंफॉर्मेशन मिलती है। और सतपथ ब्राह्मण कहाँ से है? यजुर्वेद का है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सदर्न मोस्ट महाजनपद? तो सारे के सारे जो जनपद थे वो ऑलमोस्ट कहाँ थे? आपके नॉर्थ इंडिया में थे। एक ऐसा जनपद था, महाजनपद था जो कि आपको साउथ इंडिया में गोदावरी रिवर के किनारे मिलेगा, विच इज असमक। असमक, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप इस मैप को समझ पाएंगे। ये देखिए गोदावरी नदी के किनारे यहाँ पे असमक आपको मिलेगा। बाकी सारे जो महाजनपद हैं जैसे कि अंग, मगध, काशी, चेदी, अवंती, मत्स्य, गांधार, तो ये सब आपको कहाँ मिल रहे हैं? नॉर्थ इंडिया में मिल रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट मोनार्कियल स्टेट? अब देखिए जो महाजनपद थे उनमें 2 प्रकार की व्यवस्था थी। एक तो राजा का बेटा राजा होगा वाली कहानी थी जहाँ पे राजा रूल करते थे, और एक थी रिपब्लिक स्टेट जहाँ पे वोटिंग वगैरह होती थी, इलेक्शंस होते थे और उसके बाद डिसाइड होता था कि कौन रूलर होगा। तो 2 प्रकार से आपको जनपद देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे बोला है इनमें से कौन सा मोनार्कियल स्टेट नहीं है, मतलब रिपब्लिक है। तो कुरु जनपद जो है, ये कुरु महाजनपद जो है वो रिपब्लिक है। बाकी सब राजा का बेटा राजा वाली है। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आप देखेंगे मगध, काशी, कौशल, वत्स, चेदी, मत्स्य, सूरसेन, अवंती और गांधार,
ये सारे कौन से, राजा का बेटा राजा वाली। आप बस 4 याद रख लो, ये ऊपर वाला भूल जाओ, ये 4 याद रख लो, मामला सेट हो जाएगा। रिपब्लिक स्टेट, मल्ल, बज्जी, कंबोज एंड कुरु। मल्ल, बज्जी, कंबोज एंड कुरु, ठीक है। नेक्स्ट है द फेमस सिटी ऑफ कन्नौज वॉज लोकेटेड इन। तो कन्नौज कहाँ थी, तो कन्नौज किसका पार्ट थी, तो कन्नौज जो पार्ट थी वो थी पंचाल का। यहाँ पर देखेंगे आप, ये जो साइट है यहाँ, ये पांचाल जो है इसका ही पार्ट जो था वो कन्नौज, फेमस सिटी कन्नौज इसका ही पार्ट था, ठीक है। पांचाल जो कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। ये जो महाजनपद था ये वर्तमान में रोहिलखंड या फिर आप कह सकते हैं जो सेंट्रल दोआब का रीजन है, अलीगढ़ वगैरह है, बरेली है, वहां पर देखने को मिल जाएगा। ये जो पंचाल जनपद था, महाजनपद, ये 2 पार्ट्स में था, नदर्न एंड सदर्न। नदर्न जिसको उत्तरा पंचाल भी कहा जाता था, इसकी जो कैपिटल थी वो थी अहिच्छत्र, और वही सदर्न या दक्षिण पंचाल की जो कैपिटल थी वो थी काम्पिल्य, ठीक है। कन्नौज इसी किंगडम का हिस्सा था। नेक्स्ट है द सूरसेना हैड देयर कैपिटल एट मथुरा ऑन द बैंक ऑफ रिवर। तो इसकी कैपिटल थी मथुरा, और मथुरा किस नदी के किनारे हो गया, यमुना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो लिस्ट है ना, इसको थोड़ा सा आप याद कर लेंगे, ठीक है। मथुरा, ये सबकी कैपिटल दी है, अंग की चंपा है, मगध की राजगृही, काशी, ठीक है। ये सारी कैपिटल्स आपको एक बार थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी, ठीक है। 1 सेकेंड। हाँ, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कुछ महाजनपद है और उनकी नदियों के बारे में है। असमक साउथ इंडिया में गोदावरी नदी, ठीक है, मामला हो गया सेट, पहले का हो गया सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट है अवंती, पहले का, ओ माय गॉड मैंने गलत कर दिया, हाँ, पहला जो है वो क्या है, असमक जो कि गोदावरी नदी, पहले का सेकेंड, ओके। नेक्स्ट है अवंती, अवंती मतलब उज्जैनी, उज्जैनी वहां पे क्या होगा, वेत्रावती मतलब वेतवा रिवर, ठीक है। वत्स, वत्स और पंचाल, तो अब ये बताइए वत्स कहाँ पर मिलेगा, तो वत्स आपको कहाँ मिलेगा, दोनों का आंसर ऑलमोस्ट सेम है, गंगा यमुना, हाँ जी, क्या हो जाएगा, वत्स हो जाएगा यमुना में। और पांचाल जो एरिया मैंने बताया था आपको वो गंगा और यमुना दोआब एरिया में मिलेगा, ठीक है, जहां पे आपको कन्नौज भी मिल रहा था। ऑप्शन सी करेक्ट है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अजीवक सेक्ट। अजीवक सेक्ट के फाउंडर कौन थे, तो आंसर हो जाएगा मखलीपुत्र गोसल। मखलीपुत्र गोसल जो थे वो अजीवक सेक्ट के फाउंडर थे, ठीक है। ये जो आपको गुफाएं मिलती हैं बिहार में जिनका नाम है बराबर की गुफाएं, बराबर केव्स, इनका रिलेशन भी जैन और अजीवक सेक्ट से आपको देखने को मिलता है, और इनका जो टाइम पीरियड है वो मौर्यन समय का टाइम पीरियड आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर कोई भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इस सेक्ट में नहीं था, कोई भी व्यक्ति आके इस सेक्ट को ज्वाइन कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंड तीर्थंकर ऑफ जैनिज्म। तो फर्स्ट तो सबको पता है ऋषभ देव है, सेकेंड जो थे वो हैं अजितनाथ। अजितनाथ जो है वो सेकेंड तीर्थंकर आपको जैनिज्म में देखने को मिलेंगे। जैनिज्म में टोटल आपको 24 तीर्थंकर्स देखने को मिलते हैं। लिखा है नेम द होली सिटी रिकॉग्नाइज एज द बर्थ प्लेस ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ जैन तीर्थंकर। पहले और चौथे जैन तीर्थंकर का बर्थ प्लेस क्या है, तो आंसर हो जाएगा अयोध्या। अयोध्या, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। तो पहले और चौथे तीर्थंकर का बर्थ प्लेस क्या था, अयोध्या था, ठीक है। जो जैन धर्म के टीचर्स होते थे या सेवियर्स होते थे जिनको लोग फॉलो करते थे वही तीर्थंकर है। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव है जिनका जन्म अयोध्या में हुआ था। सेकेंड तीर्थंकर अजितनाथ है जिनका बर्थ प्लेस क्या है, अयोध्या है। थर्ड तीर्थंकर संभवनाथ है जिनका बर्थ प्लेस श्रावस्ती है। वही चौथे तीर्थंकर का नाम क्या है, अभिनंदन नाथ है। अभिनंदन नाथ है और इनका जो सिंबल है वो बंदर का है और बर्थ प्लेस है अयोध्या। तो देख सकते हैं आप 3 तीर्थंकर हो गए, पहले ऋषभनाथ, सेकेंड अजितनाथ और चौथे अभिनंदन नाथ। इन तीनों तीर्थंकर का जो बर्थ प्लेस है वो अयोध्या है। वैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है, इसमें लिखा है कि जैन लिटरेचर रेफर करता है कि जो काशी है, काशी भी एक जैन या होली प्लेस है, एक तीर्थ स्थान है और 4 जैन तीर्थंकर का जन्म स्थान जो है वो काशी है। कौन कौन से, तो 7वें तीर्थंकर सुपार्श्वनाथ, 8वें तीर्थंकर चंद्रा प्रभु, 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ और 23वें तीर्थंकर है पार्श्वनाथ। तो यहाँ पे सुपार्श्वनाथ, चंद्रा प्रभु जी, श्रेयांसनाथ और पार्श्वनाथ, ये चारों तीर्थंकर हैं, इनका जन्म प्लेस क्या है, काशी। द फर्स्ट जैन असेंबली, यहाँ पे टोटल 2 काउंसिल हुई हैं जैनिज्म की। जैसे कि बुद्धिज्म में 4 काउंसिल हुई हैं, वैसे जैनिज्म में 2 काउंसिल हुई है। और पहली जो काउंसिल हुई है वो पाटलिपुत्र में हुई है। कहाँ हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है। स्थूल भाऊ
स्थूल बाहु की चेयरमैनशिप में हुई है 300 BC में, और इसको संरक्षण किसने दिया था, मतलब उस समय किसका रूल था, आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसमें कंपाइलेशन हुआ है 12 अंग का। ठीक है, नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस महावीर स्वामी वॉज बॉर्न। तो जैन धर्म के जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हैं वो है महावीर स्वामी, और इनका जन्म हुआ था कहाँ पे, तो कुंडग्राम वैशाली में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन है लाइफ ऑफ महावीर। इनके फादर का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला था, और वो लिच्छवी किंग चेतक की बहन थी। लिच्छवी किंग चेतक की बहन थी, और चेतक की जो बेटी थी उसकी शादी हर्यक वंश के राजा बिंबिसार से हुई थी। ठीक है, बचपन का नाम वर्धमान था, मतलब भगवान महावीर के बचपन का नाम वर्धमान, और उनकी शादी होती है यशोदा से। उनकी एक बच्ची होती है, बेटी, जिसका नाम है प्रियदर्शनी, और जिसका हस्बैंड या उनके दामाद कौन होते हैं, जमाली, और जो जमाली है वही आपको भगवान महावीर के स्टूडेंट भी बनते हैं। ठीक है, बुद्ध डिलीवर हिज फर्स्ट सरमन एट। तो पहला उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भगवान बुद्ध का जो जन्म होता है वो लुम्बिनी में होता है। ठीक है, और जो जन्म होता है उसका जो सिंबल है वो लोटस एंड बुल है। फिर 29 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया, जिसको हमने बोला था ग्रेट डिपार्चर, और इसको हम नाम देते हैं महाअभिनिष्क्रमण, और इसका सिंबल है हॉर्स। ठीक है, फिर इनको 35 साल की उम्र में इनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई गया में, निर्वाणा हुआ, जिसको हम बोलते हैं बोधि ट्री इसका सिंबल है। और फिर सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, जिसको हम धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं, और सिंबल है व्हील, चक्रा। और 80 साल की उम्र में कुशीनगर में इनकी डेथ होती है, जिसको हम महापरिनिर्वाण कहते हैं, और इसको दिखाते हैं हम स्तूप से। डन। तो ये भी टेबल आपको याद रखनी, बहुत सारे क्वेश्चंस आंसर आपका हो जाएगा। फर्स्ट काउंसिल राजगृह में होती है, बुद्धिस्ट काउंसिल पहले कहाँ होती है, राजगृह में। पूछा जा रहा है कि चेयरमैन कौन थे, तो महाकश्यप यहाँ पे चेयरमैन थे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये टेबल भी याद कर लीजिएगा कि पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BC में होती है, सतापनी केव में, राजगृह में। महाकश्यप चेयरमैन होते अजात शत्रु के समय। सेकेंड 383 BC में वैशाली में होती है, और कालाशोक राजा होते हैं। ठीक है, थर्ड काउंसिलिंग पाटलिपुत्र में होती है अशोक के समय, मोगलीपुत्र तीसरा। और चौथी जो काउंसिलिंग है वो 72 AD में होती, कनिष्क के समय होती है, कश्मीर में। चलिए, अब इनको मैच करना है। तो जन्म, तो अभी हमने देखा जन्म को दिखाते हैं लोटस एंड बुल से। निर्वाण मतलब इनलाइटमेंट होना, इनलाइटमेंट क्या हो गया, बोधि ट्री। धर्म चक्र परिवर्तन, पहला उपदेश देना, व्हील। और महापरिनिर्वाण मतलब डेथ, स्तूप। तो इसको आप बिल्कुल आसानी से मैच कर सकते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following text was composed by the Buddhist monk नागसेन। तो नागसेन के द्वारा कौन सा यहाँ पे बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंपोज किया गया है, तो आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो मिलिंद पन्हो नागसेन के द्वारा कंपोज किया गया है, पाली लैंग्वेज में है, क्वेश्चन आंसर स्टाइल में है। और यहाँ पे जो ग्रीक किंग है मेनांडर और बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेन की कन्वर्सेशन, क्वेश्चन आंसर आपको इस टेक्स्ट में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आप एक और पढ़ सकते हैं, सारीपुत्र प्रकरण। इसको लिखा है अश्वघोष ने, और ये जो बुक है वो कुषाण रूलर कनिष्क के समय लिखी गई है। ये भी आपका बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी, तो अशोक के समय हुई थी। कहाँ पर, पाटलिपुत्र में हुई थी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ द डे कि सेकेंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी उस समय कौन राजा था। 4 ऑप्शन है, जो सही आंसर होगा वो आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम डिस्कस करेंगे, कुछ नए टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं, टेक केयर एंड बाय बाय।